नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं ये स्पेशल प्रोग्राम जो G20 से जुड़ा हुआ है कि G20 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। तो अमृत काल में विश्व कल्याण, इसलिए क्योंकि भारत में अमृत काल चल रहा है और अमृत काल में जो भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है इस G20 शिखर सम्मेलन के जरिए, तो ये विश्व कल्याण के लिए संदेश है। क्या कुछ G20 शिखर सम्मेलन में हुआ है आज दिन भर और अभी भी क्या कुछ हो रहा है, ये हम आपको अगले 1 घंटे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस को देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के शीर्ष नेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में दिया रात्रि भोज। प्रधानमंत्री ने की मेहमानों की अगवानी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की पत्नी योको किशिदा भारतीय परिधान साड़ी में आई नजर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जियोवा भी भारतीय परिधान में आई नजर। कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के सहयोग को लेकर भारत की महत्वपूर्ण पहल। भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की हुई घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया विश्वास, पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को टिकाऊ दिशा प्रदान करेगा ये गलियारा। पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी भारत का एक और बड़ा कदम। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च हुआ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। जैव ईंधन को मिलेगा बढ़ावा। अमेरिका, इटली, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यूएई और बांग्लादेश हैं सदस्य देश। भारत के नेतृत्व में G20 की बड़ी सफलता। शिखर सम्मेलन में मंजूर हुआ नई दिल्ली घोषणा पत्र। पीएम मोदी ने कहा, रचा गया इतिहास। सभी सदस्य देश सर्वसम्मति से और एकजुट होकर अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए हैं प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दी जानकारी। मानव केंद्रित वैश्वीकरण पर नई दिल्ली घोषणा पत्र पर जोर। ग्लोबल साउथ से जुड़े सरोकारों को भी मिली जगह। सतत विकास लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने पर सदस्य देशों की प्रतिबद्धता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सम्मेलन में कई दूरगामी नीतियों और फैसलों पर बनी सहमति। दिल्ली घोषणा पत्र में है जन केंद्रित और दूरदर्शी दृष्टिकोण। कहा, कोई पीछे ना रहे, इस बात को किया गया सुनिश्चित। दक्षिण अफ्रीकी संघ को मिली G20 की सदस्यता। भारत की पहल पर ग्लोबल साउथ की आवाज हुई बुलंद। भारतीय अध्यक्षता में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की ये बड़ी उपलब्धि। और G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी की मुलाकात। आपसी मुद्दों पर हुई चर्चा। तो ये थी हेडलाइंस। और आज दिन भर और इस वक्त भी G20 से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम, द्विपक्षीय मुलाकातों का कार्यक्रम, डिनर का कार्यक्रम, सब कुछ चल रहा है और पूरी दुनिया की नजर इस समय नई दिल्ली पर है और खासतौर पर भारत मंडपम पर है। तो क्या कुछ दिन भर हुआ है, उन सब चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे अगले 1 घंटे में और जुड़ेंगे अपने खास मेहमान से भी और करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा। लेकिन पहले जरा रिपोर्ट देख लीजिए कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे शीर्ष नेताओं को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज दिया। ये भोज भारत मंडपम में दिया गया। प्रधानमंत्री ने मेहमानों की अगवानी की। सबसे पहले विशेष आमंत्रित 9 देशों के राष्ट्र प्रमुख और सरकार प्रमुखों का आगमन हुआ, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों और स्पेन के उप प्रधानमंत्री नादिया कैल्विनो शामिल रहे।
और फिर उसके बाद 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। एडीबी अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक, विश्व बैंक अध्यक्ष सभी शामिल रहे। और खास नजर आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जियोर्जिवा, जो पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगी हुई नजर आई। और फिर इसके बाद आगमन शुरू हुआ G20 के सदस्य देशों का। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अज़ाली असौमानी और उनकी पत्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और उनकी पत्नी यूको किशिदा। और खास रहा यूको किशिदा का भारतीय परिधान में नजर आना। वो साड़ी पहने हुए भारतीय परंपरा का मान बढ़ाती हुई नजर आई। वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और उनके पति हेइको वॉन डेर लेयन, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल, चीनी प्रधानमंत्री ली qiang और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का स्वागत किया गया। और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो का स्वागत भी भारत मंडपम में एक के बाद एक किया गया। ये विदेशी मेहमान पहुंचते रहे और उनका स्वागत भारत मंडपम में किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन। तो लगातार विदेशी मेहमानों का आना जारी रहा इस रात्रि भोज में और सभी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत करने के लिए मौजूद थे। सभी का स्वागत किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा की। उन्होंने भारत द्वारा ग्लोबल साउथ में विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत परियोजनाओं के संचालन और उसके लागू करने में बरती जाने वाली पारदर्शिता का प्रमुखता के साथ उल्लेख किया। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर टेक्नोलॉजी, पार्क जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। और कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है। डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं
तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है कि भारत की बड़ी पहल पर बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। ये जैव ईंधन को बढ़ावा देगा। भारत सहित इसके सदस्य देशों में अमेरिका, इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मॉरिशस, यूएई और बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडीज और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की उपस्थिति में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का शुभारंभ किया। गठबंधन का मकसद पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देना है कि इस गठबंधन में अमेरिका, इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यूएई और बांग्लादेश शामिल हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कई बड़े बायोफ्यूल उत्पादक देशों के जुड़ने से नए युग की शुरुआत हुई है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस नहीं है। This is more than an intergovernmental process. It has the stakeholders, it has the producers of biofuels. ब्राजील में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है यूनिका, वो है। यूएस में ग्रेन काउंसिल है और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल बिकॉज इज पोटेंशियल। अभी तो शुरुआत हुई है। 19 इज द कंट्रीज नाउ इंक्लूडिंग बोथ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सम G20 इनवाइटीज, बट आई थिंक द प्रोसेस हैज जस्ट बिगन। प्रधानमंत्री ने G20 के पहले सत्र में दुनिया के सामने कुछ सुझाव रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि सभी देश फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रस्ताव है कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को ग्लोबल स्तर पर 20% तक ले जाने के लिए इनिशिएटिव लिया जाए, या फिर ग्लोबल गुड के लिए हम कोई और ब्लेंडिंग मिक्स निकालने का काम करें जिससे एनर्जी सप्लाई बनी रहे। भारत ने 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। बायोफ्यूल का मतलब पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन है। बायोफ्यूल्स को कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो निश्चित रूप से इस कदम को एक क्रांतिकारी कदम कहा जाएगा पूरे वैश्विक परिदृश्य के लिए। और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, ये पहली बार है जब G20 ने वैश्विक स्तर पर साल 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह पहला दस्तावेज है जिसमें जीवाश्म सब्सिडी के बारे में बात कही गई है। On the fossil fuel, I'll like to say that if you read through the entire document, it's very, very ambitious. First of all, for the first time, G20 has talked about tripling of renewable energy capacity by 2030 globally. Secondly, this is the first document which talks about, which has very huge focus on fossil subsidies. And thirdly, this is the first time that there is a huge focus on billions to trillions of dollars in climate finance. There is a huge focus on Global Biofuel Alliance. There's a huge focus on green hydrogen, and also there's a massive focus on energy, resource efficiency and circular economy industry coalition. तो और क्या कुछ हुआ है G20 में आज पूरे दिन, इस सब चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। सारी बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ सहमति बनी है, क्या कुछ इस G20 से, नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन से दुनिया भर में क्या कुछ संदेश गया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे मौजूद। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और तमाम मुद्दों की बात करेंगे और अपने खास मेहमान से चर्चा भी करेंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी।
हमें। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खास प्रोग्राम अमृतकाल में विश्व कल्याण। G20 शिखर सम्मेलन पर जो नई दिल्ली में इस समय चल रहा है, 2 दिनों का ये शिखर सम्मेलन, आज ये पहला दिन था। तो आज क्या कुछ और रहा। प्रधानमंत्री ने दूसरे सत्र की शुरुआत करते हुए बताया कि सदस्य देशों ने दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इस अथक प्रयास में लगे लोगों का धन्यवाद भी किया और सदस्यों का अभिनंदन भी किया। कोविड-19 के बाद विश्व के बहुपक्षीय मंचों में सुधार और वित्त उपलब्ध कराने के अलावा दिल्ली घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने की बात कही गई है। नई दिल्ली घोषणा पत्र की एक और बड़ी उपलब्धि है कि इसके कुल 73 आउटकम हैं। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये ऐतिहासिक घोषणा पत्र भारत के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र का परिणाम है। ये घोषणा पत्र वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सम्मिलन है। ये घोषणा पत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के वैश्विक कल्याण का सशक्त हस्ताक्षर है। ये घोषणा पत्र विश्व के लिए सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। G20 शिखर सम्मेलन में सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर शनिवार को आम सहमति बन गई और नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता का संदेश है कि हम एक पृथ्वी हैं, एक कुटुंब हैं, हम एक भविष्य साझा करते हैं। G20 ने भारत को विश्व के लिए तैयार और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में योगदान दिया है। The message of our presidency, as you are all aware, is that we are one earth, one family, and we share one future. This draws on an age-old belief of Vasudhaiva Kutumbakam. The entire proceedings of the New Delhi summit are in fact organized accordingly, with 3 sessions devoted to each aspect of this theme. Reflecting this approach, we have consciously sought to make this G20 as inclusive and broad-based as possible. It is witnessing the participation of its 20 member states, 9 invitee nations and 14 international organizations. एस जयशंकर ने कहा कि G20 लीडर्स डिक्लेरेशन मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह SDG यानी सतत विकास लक्ष्य की प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करेगा। The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a green development pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai Principles for a Sustainable and Resilient Blue Economy, and the Deccan Principles on Food Security and Nutrition, among others. The transformative and inclusive role of technology has been highlighted with a focus on digital public infrastructure. The Indian presidency's proposal of a One Future Alliance has also been noted. The G20 has reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed to halve the digital gender gap by 2030. Recognizing that the post-pandemic world order must necessarily be different from the world before it, the leaders have also emphasized the need to reinvigorate multilateralism and reform international financial institutions
This is particularly relevant to managing global debt vulnerabilities. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की और माना कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. So, in conclusion, as you can all see, all G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear, no one left behind is as much a foreign policy goal as it is a domestic one. Indeed, it should be a global one. Obviously, there are differing viewpoints and interests at play in regard to the various issues under discussion. विदेश मंत्री ने कहा कि G20 घोषणा पत्र में तकनीकी परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी की समावेशी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। G20 मानता है कि महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था इसके पहले की विश्व व्यवस्था से अलग होनी चाहिए। नेताओं ने बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया। शैलेंद्र मिश्र और नितेंद्र सिंह के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये नई दिल्ली G20 का जो घोषणा पत्र है उसका सार ये है कि 73 आउटकम और इतनी बड़ी संख्या में आउटकम, और वो भी अगर आप पहले से तुलना करें तो ऐसा लगा जैसे कि पहले से तैयार घोषणा पत्र हो और सभी लोगों की पूरी सहमति, जबकि कई बार अंतिम समय तक सहमति नहीं बनती। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष पंत, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और विशिष्ट फेलो ORF के। बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज पर हर्ष पंत जी। मैं उसी मुद्दे पर पहले आऊंगा क्योंकि देखिए तमाम चीजें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें जरूर, चाहे वो सतत विकास को लेकर हो, कॉरिडोर को लेकर हो, बायोफ्यूल को लेकर को जो हुआ है वो निश्चित तौर पर ये और भी बहुत सारी बड़ी बातें हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं यही चर्चा करूंगा कि 73 आउटकम अगर आप दूसरे सारे शिखर सम्मेलन से इसकी तुलना करें और ये भी देखें कि जैसे कई बार होता है कि अंतिम समय तक सहमति नहीं बनती, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे सब लोग पहले से इस पर सहमत थे और इतने ज्यादा आउटकम। पहले आपकी टिप्पणी इसी पर चाहूंगा। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारत की कूटनीति की हमने न सिर्फ एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट पर अग्रीमेंट पाया, बल्कि हमने इतने अलग अलग किस्म के जो स्टेक होल्डर्स थे जिनको हमको लाना था टेबल के चारों तरफ, हमने एक दिन पहले ही उस पर कंसेंसस पा लिया। जैसा आपने कहा कि पिछली बार भी जब बाली में डिक्लेरेशन था, बाली डिक्लेरेशन को अगर आप देखें तो आखिरी मिनट तक ये उहापोह बना हुआ था कि क्या वहां पर हम जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा या नहीं आएगा। वहां भी भारत ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने निभाई थी वहां पर भी एक कंसेंसस को लाने में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक साल हो गया था और जो विघटन है दुनिया में वो बढ़ रहा था, जो हमने देखा कि ग्रेट पावर्स के बीच में, बड़ी शक्तियों के बीच में एक द्वंद्व, एक तनाव खिंचता चला जा रहा था, और उसमें पिछले कुछ महीनों से जो भारत लगातार काम कर रहा था बिहाइंड द सीन्स डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर, मिनिस्ट्रियल ट्रैक्स की जो बात अभी जयशंकर साहब बता रहे थे, उसमें कहीं पर भारत ने इतनी मेहनत करी कि हमको जो हम जो लास्ट माइल तक आते आते आसानी हो गई उस कंसेंसस को अचीव करने में। क्योंकि मुझे लगता है इसमें दो चीजों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से भारत के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से पर्सनल अटेंशन दिया इस चीज को कि सबके साथ मिलना है, सबको साथ लाना है और एक वैश्विक खाका ऐसा खींचना है जिसमें कि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, चीन के राष्ट्रपति नहीं आए, लेकिन हमने चीन को भी ऐसा मौका नहीं दिया कहने का कि आपकी जो चिंताएं हैं उनको हम इस डॉक्यूमेंट में समावेश नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो मकसद था समावेशी डॉक्यूमेंट निकालने का, इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म को आगे बढ़ाने का,
वो मुझे लगता है भारत के शीर्ष नेतृत्व ने, पॉलिसी प्लानर्स ने, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ने इस बात को शुरू किया और इस आगाज तक पहुंचाया, इस अंजाम तक पहुंचाया, आगाज से अंजाम तक, जहां आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 70 से ज्यादा आउटकम्स हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें तो उसमें और बड़े स्पेसिफिक आउटकम्स हैं कि आपको ऑपरेशनल आउटकम्स हैं कि आपको ये करना है, आपको बायोफ्यूल अलायंस बनानी है, आपको कनेक्टिविटी, डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी पार्टनरशिप आगे ले जानी है। तो ये सारे जो कनेक्शंस बनाए गए और जो आउटकम हमको मिला, वो मुझे लगता है भारत को काफी उसमें एक तरह से भारत को अपनी पीठ को थपथपानी चाहिए कि हमने पिछले जो महीनों में परिश्रम किया उसका फल हमको बहुत अच्छा बड़े आउटकम की थोड़ी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बड़े आउटकम माने जाएंगे जिसकी ज्यादा चर्चा होगी। निश्चित तौर पर अफ्रीकन यूनियन को जिस तरह भारत की पहल पर शामिल किया गया, इसे हम कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि। और इसके साथ जो कनेक्टिविटी को लेकर के हम जानते हैं कई तरह के कॉरिडोर की दुनिया में चर्चा होती है, रणनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक कॉरिडोर की। ऐसे में इस कॉरिडोर के प्रस्ताव पर सहमति बनना, प्रोफेसर पंत, ये अपने आप में भारत की एक बड़ी उपलब्धि तो है ही, साथ ही ये भी कहा जाएगा कि ये जो कॉरिडोर बनेगा ये निश्चित तौर पर एक अलग तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा। जी बिल्कुल, और वो जो जिसका आपने जिक्र किया, एक नए तरह का वर्ल्ड ऑर्डर हमको देखने को मिला इस G20 में। देखिए, हम नए प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, नए मूल्यों की बात कर रहे हैं। हम किन मूल्यों पर ग्लोबल गवर्नेंस चाहते हैं, वो मूल्य हमने भारत की लीडरशिप में डिफाइन करने की कोशिश करी है इस G20 प्रोसेस में, और उसका कल्मिनेशन हमको आज मिला है। तो जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, वो कनेक्टिविटी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण रही है हमेशा से, क्योंकि वो कनेक्टिविटी का जो रोल है, वो आज जब हम समावेशी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, और भारत ने शुरू से ये बात कही कि ग्लोबलाइजेशन जिस तरह से हुआ है उसमें कुछ देशों को फायदा हुआ है, कुछ देशों को नहीं हुआ है। जिन देशों को फायदा नहीं हुआ है उनको जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ग्लोबलाइजेशन से विश्वास उठ जाए। तो उस जो प्रक्रिया है उसको अगर हमको आगे बढ़ाना है, उसके लिए कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, और देखिए कनेक्टिविटी पार्टनरशिप की तो सब बात करते हैं, लेकिन ये एक कलेक्टिव पार्टनरशिप, इसमें हमने यूरोप को लाए, हम मिडिल ईस्ट को लाए, वेस्ट एशिया को साथ लाए, और हमने कहा कि हम पूरा एक रिंग, हम कनेक्टिविटी पैटर्न तैयार कर रहे हैं जहां पर भारत से लेकर यूरोप तक और बीच में वेस्ट एशिया, इनको जोड़कर हम एक नई ज्योग्राफी को क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें उसके प्रिंसिपल्स होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी होगी, जो अपने आप में कुछ और देशों की जो प्रायोरिटीज है उससे भिन्न है। चाइना की अगर आप BRI की बात करें, वो टॉप डाउन है, वो पार्टिसिपेटरी नहीं है, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। नहीं है जी। तो वहां पर जब हम देखें तो हमने हम नए मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे, नए सिद्धांतों को आगे ला रहे हैं, और उसमें जब हमको अमेरिका से भी सपोर्ट मिलता है, यूरोप से भी सपोर्ट मिलता है, और UAE और सऊदी अरब जैसे देशों से भी सपोर्ट मिलता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, बड़े समय से ये बात चल रही कि सऊदी के और अमेरिका के संबंध खराब चल रहे हैं, हमने उनको भी जोड़ दिया। कनेक्टिविटी यहाँ भी एक कनेक्ट बन गया, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए, आपने कुछ एक और बड़े मुद्दों की बात करी थी, मैं जरा संक्षिप्त में, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वो जो आखिरी तक इस बात पर चिंता बनी रही कि ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट आएगा कि नहीं आएगा, वो यूक्रेन का मुद्दा था। और उसमें ये कहा गया कि ये हो ही नहीं सकता, और होगा तो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो होगा वो एक 3-4 पैराज ऐसे होंगे जिस पर विवाद रहेगा और उनको अलग से लाया जाएगा। कल तक यही बात चल रही थी। आज जब हम देखते हैं कि भारत ने किस तरह से लैंग्वेज को चेंज कर अपनी कंसर्न्स को रखा और उन प्रिंसिपल्स को केंद्र में रखा, कि हमने ये बात जो शुरू से हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, UN की सैंक्टिटी और न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना होना, उनका थ्रेट भी ना देना, ये सारी बातों को हमने पुरजोर तरीके से रखा, और उसमें हमको समर्थन मिला, पश्चिमी देशों का भी मिला और रूस का भी मिला। तो कहीं पर ये जो भारत का जो रोल एज अ ब्रिजिंग पावर है कि हम विकासशील और विकसित देश नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने में कामयाब रहे, उसका हमको कई जगह एविडेंस इस समिट में देखने को मिला। ठीक है प्रोफेसर पंत, एक बात और, जैसे मैं आपसे चर्चा करूं कि ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ये कितना बड़ा कदम है, उससे पहले मैं ये जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जो अफ्रीकन यूनियन है,
अफ्रीकी संघ को जिस तरह भारत की पहल पर प्रवेश मिला, इससे G20 और ज़्यादा समावेशी हो गया और ज़्यादा ये पूरी दुनिया को और ज़्यादा ये रिप्रेजेंट करेगा G20 और ज़्यादा इसका जिसे कहते हैं इसकी दखल होगी दुनिया की पूरी व्यवस्था पर। देखिए, एक तरह से तो भारत ने इतिहास ही रच दिया कि हमने G20 को G21 बना दिया, कि हमने कहा कि हम अफ्रीकन यूनियन के पक्ष में इतने पुरजोर तरीके से लगे रहे। और उसका कारण जो आपने कहा कि समावेशी बनाना, कि जब हम आज की दुनिया को देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अफ्रीका से उभर रही हैं। तो अगर आपको वैश्विक स्तर पर वैश्विक समस्याओं के समाधान ढूंढने हैं तो आप अफ्रीका को अलग थलग कैसे रख सकते हैं। और प्रिंसिपल की भी बात, यहाँ पर सिद्धांत की भी बात है। अगर यूरोपियन यूनियन प्रेजेंट है तो अफ्रीकन यूनियन प्रेजेंट क्यों नहीं होना चाहिए। उसमें भारत ने ये बात बार बार कही कि देखिए, अगर हम G20 को एक्सक्लूसिव क्लब से निकाल कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें विकासशील देश और विकसित देश दोनों साथ बैठकर वैश्विक समस्याओं के समाधान निकाल सकें, तो अफ्रीकन यूनियन जैसे प्लेटफॉर्म का, इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर प्रेजेंस बहुत जरूरी है। यानी कि प्रोफेसर पंत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ और उसकी आवाज को लेकर बहुत बुलंद तरीके से बात उठाते हैं हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो अब G20 में ग्लोबल साउथ की जो आवाज है वो अफ्रीकन यूनियन के आने से और बुलंद हो जाएगी। बिल्कुल। और जो प्रबलता, देखिए प्रधानमंत्री ने बार बार क्या बात कही कि दुनिया में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, बहुत ज्यादा तनाव है, बड़ी शक्तियों के बीच में युद्ध चल रहा है यूक्रेन में। कोविड के बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि इकोनॉमिक रिकवरी होगी, खासकर विकासशील देशों को जिनको धक्के पे धक्के लग रहे हैं उनको ये उम्मीद थी कि इकोनॉमिक रिकवरी के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद फूड क्राइसिस हो गया, फ्यूल क्राइसिस हो गया, फर्टिलाइजर क्राइसिस हो गया। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका किसको पड़ा? यूरोप के देशों को नहीं पड़ा, इसको पड़ा कि जो सबसे पिछड़े हुए देश हैं, जो ग्लोबल साउथ जिसको हम कहते हैं, विकासशील देशों को इसकी मार पड़ रही है और उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिफंक्ट पड़े हुए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ होता नहीं है, WHO में कुछ नहीं हो रहा है, WTO में कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात बार बार जो रखी वो इस मंशा से रखी कि जब तक हम ग्लोबल साउथ को अपने केंद्र में रखकर वैश्विक समाधान नहीं ढूंढेंगे तब तक उन समाधानों की कोई वैलिडिटी नहीं होगी जो हम प्रपोज कर रहे हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन यूनियन का G20 का मेंबर बनना बहुत ही अहम एक अचीवमेंट माना जाएगा। और आगे आने वाले समय में जो और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि कैसे वो ग्लोबल साउथ के इर्द गिर्द अपनी जो रणनीति है उसको बुने। ठीक है, अब मैं आता हूं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर। जिस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत का जोर रहा है, आप सोलर जो भारत की पहल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लेकर के और यहां तक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तक आइए, अब ऐसा लगता है कि बदले दौर में भारत ने कम से कम ऐसी चीजों पर एक तरह से लीडर की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस और अब ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा कितना बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे में भारत ने एक तरह से अपने नेतृत्व को एक बार फिर से स्थापित कर दिया है इस अलायंस के जरिए। प्रोफेसर पंत जी, पिछले कुछ सालों पहले ये बात कही जाती थी कि भारत जो है वो समस्या बताने में तो बड़ा सक्षम है लेकिन समाधान नहीं देता जी। अगर आप इसको वैश्विक पटल पर देखें तो ये क्रिटिसिज्म काफी बार भारत के सामने रखा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने और उनके नेतृत्व ने, मुझे लगता है ये जो एक तरह से भारत के विषय में अब धारणा थी उसको बदला है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाया है और उसको भारत को दुनिया से जोड़ने की जो कोशिश करी है वो काफी अभूतपूर्व रही है। क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये सही है कि विकसित देशों की ज्यादा जिम्मेदारी है। जब हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, जिम्मेदारी विकसित देशों की है कि वो कैसे मदद करें विकासशील देशों की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा
कि हमको भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या इस कदर बड़ी है कि अगर हम सब अभी काम नहीं करेंगे तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। तो भारत ने जो 2070 नेट जीरो का अपना एक आउटलाइन रखी है दुनिया के सामने, वो इसी संदर्भ में रखी, और उसके बाद समस्याओं के समाधान की तरफ, अपनी लीडरशिप की तरफ ध्यान केंद्रित किया जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। ये कहा कि भाई हम सोलर को कैसे टैप कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे टैप कर सकते हैं जिससे कि हम फॉसिल फ्यूल से अलग जा पाएं। अब हम बायोफ्यूल्स अलायंस की जब हम बात करते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हमने जो काम किया है एनर्जी ट्रांजिशन में, जो हमने मूल्यों को आगे ले गए हैं, जिस तरह से लीडरशिप हमने दी है, उससे ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस आपने देखा किस तरह के डाइवर्स वहां देश जुड़े हैं। अर्जेंटीना है, ब्राजील है, बांग्लादेश है, मॉरिशस है, अमेरिका है, सारे अलग अलग किस्म के देश जुड़ गए हैं इस अलायंस से, क्योंकि उनको विश्वास है कि अगर भारत इसको प्रपोज कर रहा है तो कुछ सीरियसनेस से इसको आगे ले जाएगा। और भारत की लीडरशिप में, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अच्छा काम किया है, तो ग्लोबल फ्यूल अलायंस भी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ पाएगी। और मुझे लगता है ये भारत की जो क्लाइमेट चेंज लीडरशिप है उसमें एक और कड़ी ये ग्लोबल फ्यूल अलायंस जोड़ता है। प्रोफेसर पंत, इतनी ज्यादा आउटकम है कि अगर हम लोग उस पर बात करने लगे तो निश्चित तौर पर कई घंटे का समय लगेगा, इसलिए मैं अब सीधे जो है भारत के सॉफ्ट पावर पर आता हूं। जिस तरह का ये आयोजन हो रहा है, अभी एक दिन का और आयोजन बाकी है, आपने पहले भी G20 के बहुत सारे आयोजन देखे, कई देशों में हुए हैं, लेकिन भारत में जिस तरह से ये आयोजन हुआ, जिस तरह से 200 के आसपास बैठकें हुई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात के अटक से लेके कटक तक, जिस तरह बैठकें हुई, इन बैठकों को लेकर के और इन आयोजनों को लेकर के अगर हम इसे एक तरह से समअप करना चाहें आपके साथ, तो भारत को आने वाले दिनों में इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, भारत ने जिस तरह से इसका आयोजन किया है, मुझे लगता है पहले किसी देश ने, किसी भी इंटरनेशनल अगर आप कॉन्फ्रेंस को देखें जो लीडरशिप लेवल पर होती है, या जो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े संयोजन होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें कोई भी देश इस तरह की एनर्जी उसमें नहीं खपाता जिस तरह की भारत ने खपाई है। और उसका मकसद ये रहा कि हमने, जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, कि हमने इसको जन भागीदारी के तौर पर देखा, हमने इसको पीपल्स मूवमेंट के तौर पर देखा। हमने ये नहीं देखा कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग डिसाइड करें कि ग्लोबल एजेंडा क्या होना चाहिए। हमने ये कहा कि भारत को भी दुनिया से जोड़ना है और दुनिया को भारत से जोड़ना है, और अगर वो करना है तो उसके लिए कुछ डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी का। और उसके तहत, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कश्मीर से कन्याकुमारी और वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, हमने सब जगह 200 से ज्यादा मीटिंग्स करी, 60 से ज्यादा टाउन्स और सिटीज में गए, और एक हमने भारत के अंदर एक कॉन्वर्सेशन हुआ कि भारत का ग्लोबल लीडरशिप रोल क्या होना चाहिए। और वो कॉन्वर्सेशन से जब सरकार को ताकत मिली, तभी सरकार उस ताकत को लेकर दुनिया के सामने जा पाई और कह पाई कि देखिए, हम ये प्रपोज करते हैं। जब तक आपके देश आपके साथ नहीं खड़ा होगा, आप ग्लोबली एक पावर बन ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है वो जो बैलेंस भारत ने बनाया है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज ये गूंज, ये आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच रही है भारत के सॉफ्ट पावर की और उभरते भारत की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हर्ष पंत जुड़ने के लिए और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। वैसे तो तमाम और भी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे कि और क्या कुछ इस नई दिल्ली घोषणा पत्र में है, और साथ ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन कौन सी बड़ी द्विपक्षीय मुलाकातें हुई हैं। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। और चहुमुखी विकास के इन बड़े इरादों को सार्थक बना रहा है समयबद्ध तरीके से आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स, जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता।
स्वागत है ब्रेक के बाद। G20 पर आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम डीडी न्यूज पर, और अब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ और खास रहा नई दिल्ली के घोषणा पत्र में। तो इस घोषणा पत्र में हरित विकास समझौते और बहुपक्षवाद में नए सिरे से जान फूंकने पर भी केंद्रित रहा। सभी देशों ने एक सुर से पर्यावरण मुद्दे पर आम सहमति बनाते हुए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने पर प्रतिबद्धता जताई, तो वहीं महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के मुद्दे पर भी एक नई समिति बनाई गई। G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा का मुख्य फोकस सुदृढ़, संतुलित, टिकाऊ और समावेशी विकास के अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर प्रगति को तेज करना, टिकाऊ भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए मल्टीलैटरल संस्थान और मल्टीलैटरलिज्म पर फिर से बल देना शामिल है। अमिताभ कांत ने कहा कि भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ लंबे समय से काम करता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नई दिल्ली घोषणा को मंजूरी मिली। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मुद्दे पर सभी देशों ने आम सहमति बनाते हुए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने पर प्रतिबद्धता जताई। We've achieved a very major green development pact in today's world of climate action and climate finance. Every single country has come together to focus on green development pact, which has financing, which has focused on global greenhouse gas emission by 43% by 2030. G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता पर बनी सहमति को सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और उनके कल्याण पर एक नई कार्य समिति बनाई गई है, जिसकी जिम्मेदारी ब्राजील को सौंपी गई है। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन is what we've achieved on women-led development with a massive focus on women empowerment and gender equality. And this focuses on reducing labor force participation gap, bridging the gender digital divide. There's a huge focus on gender inclusive climate action. There's a completely big focus on women's food security, nutrition and well-being. And we've created a new working group on empowerment of women, which Brazil will carry forward. नई दिल्ली घोषणा को ऐतिहासिक और राह दिखाने वाला बताते हुए G20 शेर्पा ने कहा कि सम्मेलन में सभी सदस्य देशों के बीच विकास संबंधी और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% सहमति रही। The New Delhi Leaders Declaration has 83 paras in all. All 83 paras have 100% consensus across all countries. There are 8 paras on the geopolitical issue, which is entitled Planet, People, Peace and Prosperity. All those 8 paras have 100% acceptance. अमिताभ कांत ने कहा कि ये पहली बार है जब G20 ने वैश्विक स्तर पर 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की बात कही है। G20 सम्मेलन में हरित ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाने के साथ जीवाश्म ईंधन को हतोत्साहित करने का भी फैसला लिया गया। नई दिल्ली घोषणा पत्र में जीवाश्म ईंधन को हतोत्साहित करने पर बनी सहमति पूरी दुनिया के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। This is the first document which talks about which has very huge focus on fossil subsidies, and thirdly, this is the first time that there is a huge focus on billions to trillions of dollars in climate finance. There is a huge focus on global biofuel alliance. There's a huge focus on green hydrogen, and also there's a massive focus on energy resource efficiency and circular economy industry coalition. नई दिल्ली घोषणा की सफलता का जिक्र करते हुए शेर्पा अमिताभ कांत ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अधिकारियों की अथक मेहनत से ही संभव हो सका। G20 घोषणा पत्र को ऐतिहासिक और पथ प्रदर्शक करार देते हुए उन्होंने कहा कि सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% सर्वसम्मति बनाना भारत की उपलब्धियों में से एक है, जो नए भू राजनीतिक समय में दुनिया के नागरिकों को शांति और समृद्धि प्रदान करेगी। शैलेंद्र मिश्र, नितेंद्र सिंह, अमृतपाल सिंह, तापस भट्टाचार्य के साथ मेघना देव, डीडी न्यूज। कुछ और आयाम, ये जो नई दिल्ली घोषणा पत्र है, इसके कुछ और आयाम हम आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानव केंद्रित वैश्वीकरण और ग्लोबल साउथ को लेकर भारत की चिंताओं को आवाज और मान्यता मिली है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर स्पष्ट नीतियों के लिए वैश्विक प्रयास में तेजी आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 में भारत को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में न केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति बनी बल्कि मानव केंद्रित विश्व के निर्माण के लिए आर्थिक समानता पर भी जोर दिया गया। सहमति के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने ऐसे समाधान तैयार किए हैं जो प्रत्येक सदस्य के साथ मेल खाते हैं और सभी के लिए साझा राह प्रस्तुत करते हैं। It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south, to be an integral part of the global decision-making process. निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर स्पष्ट नीतियों के लिए वैश्विक प्रयास में तेजी आई है, वैश्विक सहमति उभर रही है। The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency, and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB, and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ये तय किया गया कि भारत वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी की सह अध्यक्षता करेगा। DPI has also been integrated into the G20 Financial Inclusion Action Plan, the FIAP, which will run between 2024 and 2026. That's a strong legacy of the Indian presidency. We also assume the co-chair of the Global Partnership for Financial Inclusion, the implementation of the Financial Inclusion Action Plan, as well as the policy recommendations on DPI will remain as areas that will continue to be heard across the G20 forum. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त ट्रैक के तहत 10 प्राथमिकताओं को अपनाया गया। उन्होंने कहा कि G20 में भारत को अभूतपूर्व समर्थन मिला। Indian presidency adopted an action-oriented approach, and the G20 explored mechanisms that can support timely and adequate mobilization of resources for climate finance, facilitating access to multilateral climate funds and enhancing their leverage and ability to mobilize private capital has also been our focus. Special focus again on development, demonstration, deployment of green and low carbon technologies. India's received tremendous support from the G20 members across the table. The outcomes of the Indian presidency are a testimony to India's commitment to multilateralism and for international cooperation. वित्त मंत्री ने बताया कि G20 की बैठक के दौरान दुनिया भर के बैंकों के मिलकर काम करने पर चर्चा हुई है। बैठक में ये तय किया गया है कि देशों के सोशल सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। नितेंद्र सिंह और शैलेंद्र मिश्र के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज। और भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आगाज जब हुआ तो इस मौके पर पीएम मोदी ने विश्व के बड़े नेताओं का भारत मंडपम में स्वागत किया। सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा 9 आमंत्रित देश और 14 वैश्विक संस्थाओं के प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दुनिया में विश्वास बहाली पर जोर दिया। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दुनिया के नेताओं के साथ साझा किया। आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दुनिया के मंच पर G20 अब और बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। G20 के समूह में अब 21वें सदस्य के तौर पर अफ्रीकी संघ का प्रवेश हो गया है। अफ्रीका के 55 देश अफ्रीकी संघ का हिस्सा हैं। पीएम मोदी के आमंत्रण के बाद अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असौमानी ने
स्थायी सदस्य बनने पर अपना स्थान ग्रहण किया। अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद G20 यूरोपियन संघ के बाद देशों का दूसरा सबसे बड़ा समूह बन गया है। अफ्रीकी यूनियन में दुनिया की तकरीबन 66% आबादी रहती है। G20 का सदस्य बनने पर अफ्रीकी देश जलवायु परिवर्तन और कर्ज जैसे मसलों पर अपनी बात ज्यादा जोरदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की और कहा कि सदस्य देशों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। पीएम ने इससे पहले मोरक्को में भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का ये समय दुनिया को एक नई दिशा दिखाने वाला समय है। यही वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं। हमें मानव केंद्रित होकर इन समस्याओं को सुलझाना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और वैश्विक आबादी में लगभग 2/3 का हिस्सा है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में 20 सदस्य देशों के अलावा 9 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की अगवानी की गई। इनमें ILO के महानिदेशक, IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, UN महासचिव एंटोनियो गुटरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम्स और अमेरिका के नेताओं का बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया। G20 के सदस्य देशों के इतर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस के नेताओं का भी अभिनंदन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हुई नई दिल्ली घोषणा को एक ऐतिहासिक कदम करार दिया। I'm very happy that India was able to get to a declaration because I think people were not giving it much chance to get there, but the Prime Minister and his team worked very hard to find a consensus. So it's absolutely a success. वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर
तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। और चहुमुखी विकास के इन बड़े इरादों को सार्थक बना रहा है समयबद्ध तरीके से आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स, जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है ब्रेक के बाद, और अब हम आपको द्विपक्षीय मुलाकातों के बारे में खबर दिखाते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता और मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में संबंधों को और भी मजबूती देने पर चर्चा की, तो वहीं दोनों ही देश विश्व की समृद्धि और सतत विकास की दिशा में मिलकर काम करते रहेंगे। और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने संबंधों को संपर्क और वाणिज्य क्षेत्र में और भी मजबूत बनाने पर प्रतिबद्धता जताई। वहीं दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों और सूत्रों को और भी बढ़ाने पर सहमत हुए। तो G20 से जुड़ी खबरें आप और भी आने वाले बुलेटिन्स में देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।